में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 ऊष्मा के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो आप देखिए अध्याय 3 ऊष्मा। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स आधारित 702, 704, 706, 708 और 716 सम्मिलित है। अब इस पाठ की पूर्व तैयारी देखें हम तो पाठ की पूर्व तैयारी में ऊष्मा ऊर्जा का एक स्रोत है। हम अपने चारों ओर ठंडी एवं गर्म वस्तुओं को देखते हैं। ठंडी वस्तुएं जैसे बर्फ़, आइसक्रीम एवं गर्म वस्तुएं जैसे सूर्य, गर्म इस्त्री, गर्म पानी, जलती हुई मोमबत्ती, गैस पर रखा गर्म तथा आदि गर्म तवा आदि ठंडे एवं गर्म की पहचान हम छूकर या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ऊष्मा का अनुभव करके प्राप्त किया जा सकता है। कुछ पदार्थ ऊष्मा एवं ताप का परिवहन नहीं कर पाते, उन्हें ऊष्मा रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी और आदि। कुछ पदार्थ ऊष्मा का परिवहन करते हैं, ऊष्मा के चालक कहलाते हैं, जैसे धातुएं। ठंड के दिनों में आप गहरे रंग के मोटे कपड़े पहनते हैं एवं गर्मी के दिनों में हल्के एवं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम यहाँ पर चित्र यहाँ पर हमको लिखना है। तो ये देखिए आप यहाँ पर आइसक्रीम है तो यहाँ पर आइसक्रीम लिख देंगे। ये सूर्य है तो यहाँ पर सूर्य लिख देंगे। यहाँ हम गर्म पानी इस तरह से लिख देंगे। फिर यहाँ जो है गर्म प्रेस इस्त्री यहाँ पर लिख देंगे और जलती हुई मोमबत्ती यहाँ पर लिख देंगे। गैस यहाँ पर गैस पर रखा गर्म तवा इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। बर्फ़ यहाँ पर बर्फ़ लिख देंगे। तो इस तरह से दिए गए आकृतियों का अवलोकन कर ऊपर दिए गए चित्र में वैसे ही लिखिए और सोचो कि इनमें से कौन सी वस्तुएं गर्म और कौन सी ठंडी है। तो अब देखेंगे आइसक्रीम ठंडी होती है, बर्फ़ ठंडी होती है और ये ठंडी चीज़ें होती हैं। गर्म में देखिए आप सूर्य प्रकाश, सूर्य जब मिलता है तो गर्म पानी, गर्म इस्त्री, जलती हुई मोमबत्ती, गैस पर रखा हुआ तवा, ये गर्म होते हैं। तो इस तरह से हम अनुभव कर सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें बच्चों, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों हम देखेंगे ऊपर दिए गए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म और ठंडी क्यों लगती है। आपने देखा कि हमने गर्म और ठंडी दोनों वस्तुओं को देखा, तो ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए आप देखें कि ठंडे एवं गर्म की पहचान हम छूकर या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ऊष्मा का अनुभव करते हैं। इस तरह से हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों को चुनकर कीजिए। यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है ठंडी, तापमापी, 37 सेंटीग्रेड, कुचालक और गर्म। अब यहाँ पर देखिए आप ताप का मापन खालिस्तान से किया जाता है तो किससे किया जाता है, तापमापी से किया जाता है, तो यहाँ तापमापी हम लिख देंगे। इसके बाद सेकंड प्रश्न है मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, 37 अंश सेंटीग्रेड होता है सामान्यतः तापमान। फिर तीसरा प्रश्न है ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से खालिस्तान वस्तु की ओर होता है, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है किसका, ऊष्मा का प्रवाह। अब इसके बाद देखेंगे अगला हम खालिस्तान, तो रबड़, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के खालिस्तान पदार्थ है। कौन से पदार्थ हैं ये, कुचालक। इसके बाद पांचवा है दिन के समय स्थल थल जल की अपेक्षा शीघ्र खालिस्तान होता है तो गर्म होता है। तो इस तरह से हम खालिस्तानों को भर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। अब प्रश्न पहला है बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उनके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है, तो क्या उपकरण उपयोग करने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्पाइरोमीटर। तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे, थर्मामीटर सही है।
यहाँ पर थर्मामीटर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी क्या होती है, ऊष्मारोधी होती है। यहाँ पर 4 दिए हैं, तो यहाँ ऊष्मा को ए में ऊष्मा की कुछ सुचालक, बी में ऊष्मारोधी, सी में विद्युत की कुचालक सुचालक और उपरोक्त सभी। तो बी इसका सही आंसर ऊष्मारोधी होता है। तवे के लकड़ी हत्था जो होता है ऊष्मारोधी होता है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, समुद्रीय समीर कहते हैं, किसको कहते हैं समुद्री समीर? ए में है समुद्र की ओर से आने वाली वायु को, बी में है समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को, और सी में है विकल्प ए एवं बी दोनों सही हैं, डी में दोनों सही नहीं हैं। तो इसका दोनों ये जो कथन है ए और बी सही है, तो सी इसका सही आ जाएगा, विकल्प ए एवं बी दोनों सही हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का किया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तो ए में मैग्नीशियम, बी में पारा, सी में सोडियम और डी में चांदी। तो बी इसका सही आंसर है, पारा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप होगा, अगर बुखार से पीड़ित है तो उसका शरीर का ताप कितना होगा? देखिए आप, तो ए में 34 अंश सेंटीग्रेड, बी में 102 अंश सेंटीग्रेड, सी में 39.5 अंश सेंटीग्रेड और डी में 100 अंश सेंटीग्रेड। तो 102 इसका तापमान जो है वो होगा, बी आला सही आंसर, 102 अंश सेंटीग्रेड इसमें तापमान होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न हम पहला, यहाँ पर सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुँचाई जाती है? तो इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों हम, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुँचती है। किसके द्वारा पहुँचती है? विकिरण के द्वारा, ऐसा आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए आप, निम्न में से ठंडी व नरम गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए, ठंडी और गर्म। तो ठंडी वस्तु देखेंगे हम, आइसक्रीम, फलों का रस, बर्तन की अत्ती। गर्म वस्तु, चाय की प्याले में रखी चम्मच। ये हम वस्तु की सूची बना लेंगे। इसके बाद देखेंगे आप, थर्मामीटर का परिसर लिखिए। तो थर्मामीटर का परिसर देखिए आप, सेल्सियस स्केल, अंश सेंटीग्रेड सी, इस तरह से लिख देंगे। फ़ारेनहाइट स्केल, तो अंश एफ में इसको हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 33 अंश सेंटीग्रेड से 42 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। फ़ारेनहाइट ऊष्मा के ताप मापने की एक इकाई है, तो परिसर फ़ारेनहाइट 94 अंश एफ से 108 एफ फ़ारेन तक होता है। इस तरह से हम इनके प्रश्नों को लिख देंगे बच्चों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किन्हीं दो ऊष्मा चालक एवं ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम लिखिए। ऊष्मा चालक में तांबा, एल्युमिनियम आ जाएगा, और ऊष्मारोधी में लकड़ी और प्लास्टिक और हवा। इस तरह से हम इन प्रश्नों को उत्तर लिख देंगे। अब बड़े प्रश्न देखिए आप, गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद क्यों लगता है? अब क्यों लगता है देखिए आप, क्योंकि हल्के रंग के कपड़े अपने ऊपर पड़ने वाले ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भागों को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों को पहनना आरामदायक लगता है, जबकि सर्दियों में रंगों के कपड़े अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना सुखद लगता है। इस तरह से इसके प्रश्नों का उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न देखें बच्चों हम, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। अब समानताएं पहले हम देख लेंगे। तो दोनों का कार्य सिद्धांत एक समान है। दूसरा, दोनों का तापमान एक समान होता है। तीसरा, दोनों में कांच की ट्यूब एवं पारा उपयोग किया जाता है। दोनों में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अंकन होता है। असमानताएं क्या है इनमें देखिए, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर को प्रयोग के लिए सीधा रखा जाता है, जबकि डॉक्टर तापमापी को पारा झुकाया जाता है। तापमापी को झुकाया जाता है। डॉक्टर तापमापी से मनुष्य का तापमान मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
नंबर 1 ऊष्माचालन, यह केवल सुचालक ठोसों में होता है। यह अणुओं के कंपन के कारण होता है। इससे ऊष्मा का संचरण सबसे धीमी गति से होता है। अब ऊष्मा संवहन देखिए आप, तो यह केवल द्रव एवं ठोस में होता है। यह अणुओं की गति के कारण होता है। इससे संचरण गति चलन से अधिक होता है। तो ऐसे से हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे, कारण स्पष्ट कीजिए। तो सर्दियों के जब मौसम आएगा तो सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि उनके बीच हवा वायु भर जाती है जो बाहर की ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती है तथा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे कंबल के अंदर गर्मी बनी रहती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या है। तो थर्मामीटर के इस तरह से हम चित्र बना लेंगे। ये चित्र है थर्मामीटर का। तो इस तरह से यहाँ पर हम अपने तापमान को माप सकते हैं थर्मामीटर के माध्यम से कि बुखार आपको कितना है। तो यहाँ पर 98.6 अंश सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है चित्र में। अब सावधानियाँ देखें हम इसकी। तो नंबर 1, थर्मामीटर को अच्छे से झटक लेना चाहिए जिससे पारा नीचे आ जाए। नंबर 2, उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोना चाहिए। अब धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना आवश्यक होता है। इसके बाद देखेंगे जल समीर तथा थल समीर का चित्र बना करके व्याख्या कीजिए। अब यहाँ हम चित्र के माध्यम से देखेंगे जल समीर। तो ये समुद्री जल समीर है। तो इस तरह से हम चित्र के माध्यम से यहाँ से देखिए जल समीर इस तरह से प्रवाहित होती है और इस तरह से ये स्थल की जल से स्थल की ओर जाती है। अब थल समीर देखिए आप, थल समीर जो है इस तरह स्थल से जल की ओर ऊपर उठती है वायु और फिर जल की तरफ चली जाती है। तो इस तरह चित्र के माध्यम से हम जल समीर और थल समीर के माध्यम से जल समीर स्थल की ओर जाती है, थल समीर जल की ओर जाती है। इस तरह से आपको समझ लेना है। अब हम इनका वर्णन देख लेते हैं। समुद्री तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। दिन के समय जल पर अधिक व थल पर न्यून दाब स्थापित होने से ये हवाएं केवल दिन में ही चलती है। इन हवाओं से थल का तापमान कम हो जाता है और कुछ वर्षा भी हो जाती है। अब इसके बाद थल समीर देखें हम। तो थल समीर में समुद्र तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहा जाता है। रात्रि के समय हवाएं थल से जलीय भाग की ओर चलती है। इस समय थलीय भाग पर अधिक जलीय भाग पर कम दबाव रहता है। इस तरह से हम प्रश्नों को कॉल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास में प्रोजेक्ट कार्य आता है एक। तो अंकीय डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। आप देखिए क्रमांक दिया हुआ है 10 साथियों का, अपने सहपाठी का नाम, डिजिटल थर्मामीटर का तापमान। अब देखिए हमने जैसे कि यहाँ पर अपने साथी सोनम है तो उसका 36 अंश सेंटीग्रेड तापमान है, शबनम है तो 38 अंश सेंटीग्रेड, शमा 37 अंश सेंटीग्रेड, अशोक का 98 अंश सेंटीग्रेड, रामलाल का 38 अंश सेंटीग्रेड, शकुन का 39 अंश सेंटीग्रेड, बबीता का 40 अंश सेंटीग्रेड, रमेश 36 अंश सेंटीग्रेड, उमेश 39 अंश सेंटीग्रेड, श्याम 96 अंश सेंटीग्रेड। इस तरह से हम अपने साथियों का डिजिटल जो है थर्मामीटर का तापमान यहाँ पर प्रोजेक्ट में लिख दें। अब प्रोजेक्ट नंबर 2 है। अब क्या है प्रोजेक्ट नंबर 2? तो किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि ताप मापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते
हैं। तो तापमापी का उपयोग करने से पहले इसे रोगाणुरोधक द्रव्य में डुबोया जाता है। इस तरह से इसको हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तापमापी को जीव के नीचे क्यों रखा जाता है? क्योंकि ताप वृद्धि के कारण पारा प्रसारित होता है, इसलिए रखा जाता है। अब इसी में प्रश्न है, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है? तो तापमापी को मुंह के अतिरिक्त जीभ के नीचे बगल में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग है? तो शरीर के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट 1, 2 और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरी, समस्त लघुत्तरी, बहुविकल्पी सारे प्रश्न इसमें इस पाठ से ऊष्मा अध्याय 3 से हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अध्याय 4 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।